2008 में एक वाइट पेपर पब्लिश होता है और जिसकी फर्स्ट हेडिंग होती है अ बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और इसको पब्लिश करने वाले का नाम सतोशी नाकामोटो बताया जाता है। लेकिन सतोशी कौन था, ये 18 साल गुजरने के बाद भी आज भी किसी को पता नहीं है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और अब कहाँ पर है। उस वाइट पेपर के पब्लिश होने के ठीक एक साल के बाद बिटकॉइन बनता है और आज बिटकॉइन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $76,000 के करीब करीब है। अब अगर हम $76,000 को पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 करोड़ रुपीज बनते हैं। अब बिटकॉइन की प्राइस 2 करोड़ तक पहुंची कैसे, जिसके बैकअप पे कोई है ही नहीं, जिसके ओनर का हमें पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बाय द वे, आई एम अफाक खान एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से भी चैनल रन कर रहा हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप मेरा वो वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर हम स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन और इसके अलावा हम जियो पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन है हमारी स्टॉक मार्केट के साथ और स्पेशली क्रिप्टो के साथ। तो चलो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन की साइंस को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। और पैसा स्टार्ट से जब से इंसान आए हैं वहां से किस किस तरह से किन प्रोसेस से गुजरा है, हम पहले इसको समझते हैं। तो जब इंसान नए नए आए थे तब क्या चलती थी हमारे पास, बार्टर इकॉनमी। उस टाइम पर हमारे पास पेपर करेंसी, कोई गोल्ड इकॉनमी कुछ भी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ बार्टर इकॉनमी थी। बार्टर इकॉनमी का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपके पास कुछ है और अगर कुछ मेरे पास है और आपसे वो मैं चीज़ लेने में इंटरेस्ट हूँ, तो उसके बदले में मुझे अपनी कोई चीज़ आपको देनी होगी। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से मुझे आलू चाहिए और आपके पास टमाटर के खेत हैं। तो मैं आपको क्या करूँगा, 1 किलो आलू लूँगा और आपसे 1 किलो टमाटर दूँगा, तो इसको बार्टर इकॉनमी बोला जाता है। अब जो बार्टर इकॉनमी में सबसे बड़े मसले आ रहे थे ना, वो ये था कि वहाँ पर फेयर डील नहीं हो रही थी। अब जिस तरह से अगर लेट्स से मेरे पास एक घोड़ा है और आपके पास एक बिल्ली है और अगर हमें स्वैप करना है, मुझे बिल्ली चाहिए और आपको घोड़ा चाहिए, तो ये एक फेयर डील नहीं है, क्योंकि आप तो खुशी-खुशी से घोड़ा ले लोगे, लेकिन मुझे बिल्ली लेते हुए एटलीस्ट इतनी तकलीफ तो होगी कि मेरा घोड़ा ज़्यादा महँगा था और आपकी बिल्ली सस्ती थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसके कंपैरिज़न आपको सिर्फ़ घोड़े की टाँगें काट के दे दूँ कि बिल्ली की कीमत में सिर्फ़ यही आते हैं। दैट्स व्हाई बार्टर इकॉनमी में सबसे बड़ा मसला था कि फेयर डील्स नहीं हो रही थी। उसके बाद हमारे पास मनी का प्रोसेस ज़्यादा एडवांस हुआ और फिर मेटल्स में डील होने लग गई, जिस तरह सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया। और वो आज तक भी हो रही है, लेकिन आज बहुत कम हो चुकी हैं। अभी जो लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं या तो पेपर मनी में कर रहे हैं या फिर क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं। अब जो मेटालिक मनी थी उसमें जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल था। लेट्स से मुझे अगर कोई प्लाज़ा खरीदना है या कोई मार्केट बाय करनी है, तो मुझे बैग में भर-भर के गोल्ड लेकर जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गोल्ड कैरी करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा चोरी होने का डर होगा। तो दैट्स व्हाई उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसा करो कि आप लोग गोल्ड हमारे पास रखवाओ, हम आपको बदले में एक रिसीट दे देंगे और उस रिसीट को आप कहीं भी लेके जाओगे तो वो बदले में आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, और जिसका नाम था पेपर मनी। तो आज जो हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं, ये जब इंट्रोड्यूस हुए थे इसके बैकअप पे गवर्नमेंट के पास गोल्ड मौजूद था। उनके पास जितना गोल्ड हुआ करता था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उतने ही पेपर्स यानी उतनी ही करेंसी प्रिंट किया करते थे। लेकिन 1971 के बाद ये रूल भी खत्म हो गया, यानी अब बैकअप पे गोल्ड इतना रिज़र्व नहीं है जितने इस दुनिया में पेपर प्रिंट हो चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है वो है इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि आप लोगों के माइंड में आया होगा कि अगर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गुर्बत है या इवन पूरी दुनिया में ही गुर्बत चल रही है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करके लोगों की गुर्बत खत्म क्यों नहीं कर देती? देखो, गवर्नमेंट जितने ज़्यादा पैसे प्रिंट करेगी ना, उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगी और यही रीज़न है कि आज बैकअप के ऊपर गोल्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नोट प्रिंट करी जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर तक चली गई है। अब जो पेपर मनी थी, इसके बैकअप पे गवर्नमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट था कि गवर्नमेंट ने उसको जो है ना मंज़ूर किया हुआ था, दैट्स व्हाई हम उसकी वैल्यू को मान रहे थे। फिर जैसे-जैसे एडवांसमेंट होती रही, तो ये पेपर मनी भी रिप्लेस होती रही प्लास्टिक मनी से, एंड व्हिच इज़ कार्ड्स पेमेंट, लाइक क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जिस तरह ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, ईज़ी पैसा, नया पे, सादा पे, तो इन्होंने पेपर मनी को भी काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का जो मेन मोटिव है, पर्पज़ है, वो है ट्रांज़ैक्शंस करना, फेयर ट्रांज़ैक्शन करना, यानी इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस तरह अगर हमारे पास पेपर मनी की बात करें तो वहाँ पर बैंक्स इन्वॉल्व हैं, और क्रिप्टो को लॉन्च करने का मतलब ही ये था कि एक थर्ड पार्टी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए, यानी पर्सन टू पर्सन, उसमें कोई भी थर्ड पार्टी को हम वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जो पेपर करेंसी थी उसके बैकअप पे तो बैंक्स थी, बैंक्स उसका रिकॉर्ड रख रहे थे, तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी का रिकॉर्ड कौन रखेगा? देखो, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, उसका रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? बाय द वे, मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल के ऊपर, आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का बहुत गहरा रिलेशन है। अब अगर हम आज की बात करें तो
ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ इस टाइम पर पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी व्हिच इज़ लॉन्च इन 2009 बाय सतोशी नाकामोटो। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अब जब लोगों को पता भी है कि सतोशी नाकामोटो ज़िंदा भी है या मर गया है, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो लोग उसके कॉइन को बाय क्यों करे जा रहे हैं? क्यों उसकी हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग आज भी फोमो के अंदर आकर उसको बाय कर रहे हैं? उसका सिंपल सा रीज़न है कि डिमांड एंड सप्लाई का। अब लोग फोमो में आते हैं, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उनसे कुछ चीज़ रह ना जाए। जैसे-जैसे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, लोग मज़ीद खौफ का शिकार होते हैं कि अगर इसको अभी बाय ना किया, तो ये हो सकता है $1 मिलियन तक पहुँच जाए या $10 मिलियन तक पहुँच जाए, तो वो इसमें पैसा डालते हैं। अब जैसे ही बिटकॉइन में पैसा आता है, तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि बिटकॉइन की जो फ्लक्चुएशन है, वो डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर डिपेंड करती है। जितने लोग ज़्यादा बाय करेंगे, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जितने लोग सेल करेंगे, उसकी प्राइस नीचे गिरेगी, और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा वेल्स उठाते हैं। अब वेल्स के पास सब लोगों का डेटा एंड रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कौन लोग कहाँ से बाय कर रहे हैं, कहाँ पर सेल कर रहे हैं। वो उसके अपोज़िट चलते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जबकि लोग तो हो सकता है 5,000, 10,000 या 1-2 लाख रुपए से बाय कर रहे हो, वो करोड़ों डॉलर से बाय करते हैं और सेल करते हैं। उसकी रीज़न ये होता है कि वो लोगों के ऊपर डंप कर देते हैं इसको। तभी आपने देखा होगा कि बिटकॉइन $1,26,000 से सीधा गिर गया, 65,000 तक आ गया था, और अभी थोड़ा बहुत ऊपर उठा है, एंड नाउ इसकी प्राइस करंटली $76,000 के पास चल रही है। बिटकॉइन को बाय करने की एक दूसरी रीज़न ये भी है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। जिस तरह गोल्ड भी लिमिटेड है, इस तरह बिटकॉइन भी लिमिटेड है, और लोगों के माइंड में ये है कि अगर हमने इसको आज बाय ना किया, तो ये कल को बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा और फिर हमारी पहुँच से ही बाहर हो जाएगा। तो थर्ड रीज़न ये है कि बिटकॉइन को ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एक बिटकॉइन बाय करना होगा, आप उसको पार्ट्स में, चंक में बाय कर सकते हो। इवन के आप ट्रेडिंग $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, व्हिच इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं इस पूरे चैनल के ऊपर ट्रेडिंग के और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज़ भी लाऊँगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप विदाउट प्रॉपर गाइडेंस या विदाउट एनी एनालिसिस आप लोग कभी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें। इसके 99% चांस है कि आपको लॉस होगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी हलाल भी है या नहीं? उसमें बहुत सारी ट्रेडिंग है, जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग है। क्या ये हलाल है, हराम है? मैं इस चैनल के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर भी डिटेल्स वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर देना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।